गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहता महाविद्यालय की बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पारिवारिक साधन व्यवस्था, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पारिवारिक साधन कौन से होते हैं और उनकी किस प्रकार से घर में व्यवस्था की जाती है, परिवार में उनकी व्यवस्था की जाती है। पारिवारिक साधन व्यवस्था फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके बारे में जानेंगे। फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का सही ढंग से उपयोग करना अति आवश्यक होता है। जब भी हम कोई भी लक्ष्य या कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए हम जो हमारे पास साधन होते हैं उनका उचित ढंग से उनका उपयोग करते हैं, तब जाकर हमें साधनों की प्राप्ति होती है। यहाँ साधन व्यवस्था से साधनों का संगठन करना एवं उससे गतिशील बनाना है। साधनों के द्वारा साधनों के बिना कार्य करना और लक्ष्यों को प्राप्त करना, उन तक पहुंच पाना संभव नहीं है। हम सभी इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही चतुर, कार्यकुशल एवं व्यवहारिक एवं बुद्धिमान क्यों न हो, परंतु यदि उसके पास कोई भी साधन नहीं है, यानी कि जैसे कि धन नहीं है, धन भी साधन के अंतर्गत आता है, धन नहीं है तो वो चाहकर भी लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाता है। तो पहले उसे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उसके पास वो साधनों को जुटाता है, फिर जाकर वो लक्ष्य तक पहुंचता है। प्रत्येक परिवार के पास, चाहे वह अमीर हो या गरीब, अनेक साधन उपलब्ध होते हैं। उनकी साधनों की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। किसी के पास समय अधिक है तो किसी के पास शक्ति, तो किसी के पास धन अधिक होता है। आवश्यकता इस बात की है कि वह अपने उपलब्ध साधनों को किस तरह से उपयोग करे जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। गृह व्यवस्था में पारिवारिक साधनों का उपयोग ऐसी कुशलता के साथ किया जाता है ताकि पूर्व निर्धारित मूल्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पारिवारिक लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्ति नहीं की जा सकती है, उनको प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात सर्वोत्तम गृह प्रबंध के लिए साधनों का कुशल प्रयोग करना आना चाहिए, तब जाकर हमें लक्ष्य है वो हासिल होते हैं। तो गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ही परिवार के सदस्यों को अधिकतम सुख, आनंद, लाभ एवं संतुष्टि प्रदान करना है, उनके बीच मधुर संबंध स्थापित करना है तथा क्लेश, द्वेष, मनमुटाव, वैमनस्य आदि की भावना खत्म करना है एवं उन्हें विकास के उत्तरोत्तर गति प्रदान करना है। साधनों का वर्गीकरण किया है। साधनों का वर्गीकरण कई प्रकार से है। इनमें से कुछ वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। निकिल एवं डॉर्सी ने साधनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार मनोवैज्ञानिक साधनों को दो भागों में बांटा है। दो साधन कौन से होते हैं? पहला है मानवीय साधन, और मानवीय साधन को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज है। दूसरा होता है अमानवीय साधन।
यानी नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ये दो प्रकार के साधन हैं। निकिल एवं डॉर्सी ने साधनों को दो भागों में बांटा है, मानवीय साधन होते हैं और अमानवीय साधन होते हैं। मानवीय साधन कौन कौन से होते हैं इसके अंदर आ जाएगा, जैसे कि बुद्धि है, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, कौशल, ज्ञान है, बुद्धि है, रुचि है, कौशल है, शक्ति, ताकत हो गया, शक्ति और अभिवृत्तियां, एटीट्यूड्स जो है, ये क्या आ जाएंगे, हमारे मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी है वो मानवीय साधन है। अमानवीय साधन के अंतर्गत आ जाएगा जैसे कि सामुदायिक सुविधाएं जितनी भी होती हैं, सामुदायिक सुविधाएं, हमको डिटेल से करवाऊंगी आपको। सामुदायिक सुविधाएं हैं, समय हो गया, धन हो गया और वस्तुएं, ये नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। ये जो सभी हैं वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें क्या है, हम जो मुख्यतः जो साधन है इनको मानवीय, ग्रोस एवं क्रेंडल ने अलग अलग बताया है। जैसे ग्रोस और क्रेंडल ने रुचियां, कौशल, ज्ञान, योग्यताएं, समय, शक्ति, अभिवृत्तियां आदि बताए हैं। उन्होंने समय को इसके अंदर काउंट किया है, मानवीय साधन के अंदर समय को काउंट किया है। ये हमने निकिल और डॉर्सी की बात की थी, इन्होंने कहा कि ये है। अब इसके बाद में हम जो बात करेंगे, अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से पारिवारिक साधन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, मानवीय और अमानवीय साधन। मानवीय साधन के अंतर्गत जो हमने बताया है, इसमें समय को हम इसी के अंदर शामिल करेंगे। समय को हम यहाँ पर नहीं करेंगे, जो अब हम पढ़ेंगे ये निकिल और डॉर्सी के अनुसार नहीं पढ़ेंगे हम। मुख्यतः जो इसे बांटा गया है दो भागों में। अब समय को हम ऊपर लेके जाएंगे। इस समय है वो मानवीय साधन के अंतर्गत आता है। समय मानवीय साधन के अंतर्गत आता है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा समय भी हो जाएगा। समय तो सबसे पहले हम मानवीय साधनों की बात करते हैं कि मानवीय साधन व्यक्ति के भीतर ही अंतर्निहित होते हैं। व्यक्ति के भीतर जो अंतर्निहित होते हैं वो ही मानवीय साधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति परिवार के सदस्यों के जन्मजात एवं अर्जित दोनों ही आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताएं सीमित होती हैं, परंतु निरंतर अभ्यास और ज्ञान वृद्धि द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। परिवार के सदस्यों की रुचियों, समय, शक्ति, ज्ञान, कौशल, चातुर्य, अभिवृत्तियां आदि प्रमुख मानवीय साधन हैं। मानवीय जो साधन है वो मनुष्य को समाज द्वारा दी गई सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा, परामर्श, शैक्षिक सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं या सामाजिक शिक्षा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। मानवीय साधन अमानवीय साधनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान होते हैं, क्योंकि एक योग्य एवं बुद्धिमान व्यक्ति अपने कौशल, बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य से अमानवीय साधनों को प्राप्त कर सकता है। अगर उसके पास मानवीय साधन नहीं है तो वो उनको नहीं प्राप्त कर सकता है। मानवीय साधनों को वो कुछ ही दिन, महीनों या वर्षों में उनको अपने पास जुटा लेता है, जबकि अमानवीय साधनों को ढेर होने से तुरंत ही आसानी से मानवीय साधन उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। अब आप कहें कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, आपको उसको कौशल नहीं है, तो आपको पास होते हुए भी ये चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये क्या है, मानवीय साधन हमारे पास होने जरूरी होते हैं। उन्हीं के
मानवीय साधनों की प्राप्ति है वो अपनी योग्यता, कौशल, बुद्धि, ज्ञान के द्वारा उनको प्राप्त कर सकते हैं। अब मानवीय साधन को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि मानवीय साधन में सबसे पहले आती है योग्यता। योग्यता एक महत्वपूर्ण मानवीय साधन है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ योग्यता देकर ही इस धरती पर भेजता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी काम में प्रवीण एवं कुशल होता है, चाहे वह शारीरिक कार्य हो या मानसिक कार्य हो। निरंतर अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन से व्यक्ति अपनी योग्यताओं में वृद्धि कर सकता है। और कुछ लोग विशिष्ट होते हैं जिन्हें प्रकृति ने ढेर सारी योग्यता, कौशल एवं बुद्धि देकर इस संसार में भेजा होता है। तो परिणाम क्या होता है? परिवार के सदस्य असंतुष्ट एवं दुखी रहते हैं अगर उसके पास बुद्धि नहीं है। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति अगर ठीक ढंग से नहीं होती है तो सदस्यों की इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि योग्यता अगर इंसान के पास है तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट मानवीय साधन है वो रुचि है। रुचि एक महत्वपूर्ण मानवीय साधन है। इसके होने पर कार्य कुशलता बढ़ जाती है। एक कहावत है, जैसा मन वैसा तन और वही धन, अर्थात तन, मन एवं धन ये तीनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति में कार्य के प्रति रुचि है तो वह काम को पूरे मनोयोग से करेगा, जिससे उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। बिना रुचि के काम करने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है और न तो लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, साथ ही सारे कार्य है वो नीरस, बोझ, उबाऊ और शीघ्र थका देने वाला भी लगने लग जाता है। एक गृहिणी को यदि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इत्यादि में इंटरेस्ट है तो वो फटाफट अपनी व्यस्तम दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर साधारण कपड़े से भी सुंदर परिधान तैयार कर सकती है। तो इसी प्रकार से ये हमारी रुचि है। फिर हमारा एक इम्पोर्टेंट है पॉइंट है मानवीय साधन हमारे पास जो होता है वो है ज्ञान। आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, उपकरण, भोज्य सामग्री उपलब्ध है। गृहिणी अपने ज्ञान का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकती है तथा उनको संतुष्ट भी कर सकती है। यदि गृहिणी को इस बात का ज्ञान होगा कि किस मौसम में कौन कौन से पौष्टिक तत्व उपलब्ध है तो वो सीमित साधनों से भी परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुलित आहार उपलब्ध करवा सकती है। यानी धन कम होते हुए भी वो अपने सदस्यों की इच्छाओं को अच्छी प्रकार से संतुष्ट कर सकती है। अगला जो हमारा मानवीय साधन आता है वो शक्ति है। परिवार के सदस्यों की शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण शारीरिक साधन है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वह शारीरिक कार्य हो चाहे वो मानसिक कार्य हो। जैसे पढ़ना, लिखना, झाड़ू पोछा करना, खाना पकाना, कपड़े धोना, प्रेस करना आदि जितने भी कार्य हैं वो सारे शारीरिक मानसिक कार्य हैं। व्यक्ति शारीरिक कार्य नहीं कर पाता है तथा पूर्णतः विश्राम की दशा में होता है, तब भी शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण जैसे सांस लेना, भोजन को पचाना, नींद आना, रक्त परिसंचरण, हृदय का धड़कना आदि ये हमारे ना चाहने पर भी ये क्या है काम चलते रहते हैं। तो हमारे शरीर में ताकत का होना भी जरूरी होता है। अभिवृत्तियाँ जिनको एटीट्यूड्स कहते हैं, ये भावनाएं, फीलिंग्स जो किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित तथा निरुत्साहित करती हैं, एटीट्यूड कहलाती हैं, अभिवृत्तियाँ कहलाती हैं। परिवार के सदस्यों की अभिवृत्तियाँ भी एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पारिवारिक साधन है। मूल्यों एवं लक्ष्यों से इनका निर्माण होता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति तथा परिवार की अभिवृत्तियों में समय, स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार फेरबदल करना आवश्यक होता है तथा बदलते परिवेश एवं वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। वे व्यक्ति जो आशावादी होते हैं वे विषम एवं कठिन परिस्थितियों में भी अनुकूल वातावरण तैयार करके लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेते हैं, जबकि निराशावादी व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों से जल्दी ही घबराकर पथ से विचलित हो जाते हैं।
वे जरा सी मुश्किलों एवं कठिनाइयों को भी झेल नहीं सकते हैं, अतः लक्ष्य भी उनसे काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये थी हमारी अभिवृत्तियाँ। आगे हमारी जो आता है वो है एटीट्यूड नहीं, कौशल यानी स्किल। कौशल भी मानवीय साधन के अंतर्गत आता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य में कुशल एवं दक्ष ही हो। कोई व्यक्ति सिलाई कढ़ाई में दक्ष होता है तो कोई पढ़ाई में दक्ष होता है, पढ़ाई लिखाई में, कोई पाक कला में तो कोई गृह सज्जा में। सभी में अलग अलग कौशल होते हैं और कौशल को हम अपनी रुचि, अपने ज्ञान के द्वारा हासिल कर सकते हैं, उनमें सफलता हासिल कर सकते हैं। वह व्यक्ति जो बाजार में बाजार के कामों में दक्ष है, वह कम मूल्य से भी उपयोगी वस्तु खरीदकर परिवार को उपलब्ध करवा सकता है और उनकी इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है। अगला जो हमारा मानवीय साधन है वो है समय, टाइम। समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है जिसे किसी भी व्यक्ति पर नकारा नहीं जा सकता है कि मेरे पास नहीं होता है। सभी के पास इक्वल समय होता है, 24 घंटे। वो 24 घंटे सभी के पास होते हैं। कोई उस 24 घंटे में बहुत से कार्य पूर्ण करता है और कई लोग ऐसे होते हैं जो उन 24 घंटों को व्यर्थ ही गवा देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो इतने ही समय में गृहिणी प्रत्येक काम में निपटाकर मनोरंजन एवं विश्राम के लिए भी समय निकाल लेती है। सभी विद्यार्थी को परीक्षा भवन में 2 या 3 घंटे का समय मिलता है। इसी समय में कोई विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में तो कोई द्वितीय श्रेणी में, कोई तृतीय श्रेणी में आ जाता है, कोई फेल भी हो जाता है। तो अतः समय का सदुपयोग करना प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। तो कहते हैं कि टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, कि समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता है, तो इसीलिए उसका सदुपयोग करना चाहिए। वे व्यक्ति जो समय के महत्व को नहीं समझते हैं तथा व्यर्थ ही लड़ाई झगड़े करके या गप्पे लड़ाकर समय गवाते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। अतिरिक्त उनके पास शेष कुछ भी नहीं रह जाता पछताने के सिवा। वे उन जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं। समय अमूल्य है, इसे अरबों रुपए देकर भी खरीदा नहीं जा सकता है। इसे सदैव ध्यान में रखना चाहिए। समय ही धन, ऐश्वर्य एवं उन्नति है, इसे भूलना नहीं चाहिए। कुछ विद्वानों ने समय को अमानवीय साधन भी कहा है, जैसे कि अभी निकोल और डॉल्स ने कहा था कि समय है वो अमानवीय साधन के अंतर्गत आता है। तो ये अलग अलग धारणाएं थी कि भी ये इसके अंदर आता है, ये इसके अंदर। ये तो हमने मानवीय साधनों की व्यवस्था की बात की। अब हम बात करते हैं अमानवीय साधनों की। अमानवीय साधन कौन से होते हैं? अमानवीय साधन अर्थात भौतिक साधन जैसे कि धन से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें देखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है और सूंघा जा सकता है। मकान, स्कूटर, भोज्य सामग्री, गाड़ी, वस्त्र, चल अचल संपत्ति, औजार, बर्तन आदि वस्तुएं भौतिक साधन के उदाहरण हैं। धन से प्राप्त होने वाली सभी सुविधाएं जैसे पार्क, बंगला, बगीचा, अस्पताल, डाक सेवा, स्टेशन, विश्राम स्थल, पुस्तकालय, रेल एवं बस सेवाएं आदि भी भौतिक साधन हैं। भौतिक साधन के अंदर निम्न सेवाएं आती हैं जैसे कि धन एक महत्वपूर्ण भौतिक साधन है। धन के बिना किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं है, उनकी प्रोग्रेस संभव नहीं है। धन संसार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी भौतिक वस्तुएं या सेवाएं धन के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। जैसे भोजन की बात हो, कपड़े की बात हो, आवास, फर्नीचर, स्कूटर, कुछ किसी भी चीज़ की बात हो, चाहे उच्च शिक्षा की बात हो, विदेश जाने की बात हो, तो धन के माध्यम से ही ये सभी हासिल होते हैं। भौतिक वस्तुएं वे सभी भौतिक वस्तुएं जिन्हें हम सभी रोज ही दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे भोज्य सामग्री, किताब, कॉपी, मेज, मकान, कपड़ा, पलंग, बर्तन, औजार, उपकरण आदि। धन के विनिमय द्वारा इन्हें खरीदा व बेचा जा सकता है।
सामुदायिक सुविधाएं आ जाती है। इसके अंतर्गत वे सुविधाएं आती है जिसके लिए व्यक्ति या परिवार कोई धन खर्च नहीं करता है, बल्कि समाज का अभिन्न अंग होने के नाते इनका उपभोग करता है। जैसे पार्क है, पुस्तकालय है, अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, बस है और यातायात, डाक सेवा, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, महाविद्यालय, सड़क आदि, ये सब कुछ हमारे सामुदायिक सुविधाओं के अंतर्गत आती हैं। इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति परिवार को सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी संस्थानों को कुछ निर्धारित शुल्क भी चुकाना पड़ता है, यानी टैक्स के रूप में हमें चुकाना पड़ता है। समय एवं ऊर्जा। कुछ विद्वानों ने समय एवं ऊर्जा को मानवीय साधन व न मानकर उन्हें भौतिक साधनों के अंतर्गत भी माना है। जब व्यक्ति स्वयं अपनी ऊर्जा एवं समय का सदुपयोग पर किसी कार्य को करता है तथा लक्ष्य तक पहुंचता है, तब वह मानवीय साधन कहलाता है। परंतु जब धन खर्च करके इसे किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाता है अथवा समय शक्ति बचत के उपकरणों का प्रयोग करता है, तब वह भौतिक साधन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये थे हमारे हमारे हो गए मानवीय और अमानवीय साधन होते हैं। अब इनमें साधन जो होते हैं, साधनों की विशेषताएं होती हैं। जैसे कि साधन चाहे मानवीय हो, हम साधनों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। साधन चाहे मानवीय हो या अमानवीय हो, भौतिक अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। इन्हें पहचानना या इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि गृह प्रबंध में साधनों का विशेष महत्व है। साधनों के उचित प्रयोग से ही व्यक्ति, परिवार एवं पूर्व निर्धारित एवं वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। अतः साधनों का प्रबंध करना जरूरी है। सभी साधन सीमित होते हैं। सबसे पहले जो विशेषता होती है, सभी साधन सीमित होते हैं। सबसे बड़ी खूबी यही है कि साधन सीमित होते हैं, चाहे वह धन हो, समय हो, शक्ति हो, भौतिक वस्तुएं हो, जबकि आवश्यकताएं जो होती हैं वो हमारी असीमित एवं अनंत होती हैं। साधन हमारे पास सीमित होते हैं, लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, वो असीमित होती हैं। हमारे पास कितना भी धन हो, लेकिन हम क्या है, साधन उनसे ये नहीं है कि हमारे पास हम एक है तो हमारे घर में 5 सोफे होंगे, 5 फ्रिज होंगे, 5 टीवी होंगे, ऐसा नहीं है। सीमित साधन हम खरीदते हैं। अगर साधन सीमित नहीं होते, प्रबंध प्रक्रिया की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है। साधनों की सीमितता को भी 2 भागों में बांटा गया है, गुणात्मक सीमितता और संख्यात्मक सीमितता। गुणात्मक सीमितता क्या होती है? मानवीय साधनों की सीमा गुणात्मक होती है। यह सच है कि प्रत्येक संसार का प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से गुणी, ज्ञानी, बुद्धिमान, वाक्पटु, प्रबंध पटु, चतुर आदि गुणों से परिपूरित नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति की कार्य कुशलता, रुचि, कार्य करने का ढंग, ज्ञान आदि में भिन्नता होती है। सभी एक जैसे नहीं होते। ये गुण व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं तथा इनकी भी एक सीमा होती है। तो इस प्रकार से ये होते हैं हमारे गुणात्मक सीमितता। संख्यात्मक सीमितता भौतिक साधनों, जैसे कि हमारे पास भौतिक साधन होते हैं, धन, मुद्रा, औजार, भौतिक वस्तुएं, भूमि, जल, ईंधन, खाने की चीजें, वन आदि जो चीजें हैं, ये सीमित होते हैं। इन्हें हम गिन सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, अर्थात ये संख्यात्मक होती हैं। रुपया, पैसा, मकान, कपड़ा, कागज, फर्नीचर, दरिया, पलंग, विद्यालय, हम सबको गिन सकते हैं आसानी से। भूमि, कपड़े को मापा जाता है। इस घी, तेल, दूध आदि को, तरल पदार्थों को तोला और मापा जाता है। समय को घंटा, मिनट आदि, महीना आदि, वर्षों को गिना जाता है। संख्यात्मक सीमा के कारण ही कुछ विद्वानों ने भौतिक साधन के अंतर्गत इनको गिना है। साधन जो होते हैं वो समस्त साधन उपयोगी होते हैं। समस्त साधन उपयोगी होते हैं। यह अलग बात है कि किसी परिवार में कोई सा साधन ज़्यादा उपयोगी होता है तो किसी में जो बिल्कुल काम का ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्या है, साधन जो होते हैं वो उपयोगी होते हैं। साधन विकसित किए जा सकते हैं, साधनों का विकास किया जा सकता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो उनकी समय पड़ने पर उनका आविष्कार किया जा सकता है। साधनों का वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है।
समय, स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार साधनों का वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है और उनकी पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कामकाजी महिला समय कम है उसके पास, तो उस दशा में दोपहर का भोजन घर पर न बनाकर वह बाजार से बना बनाया ला सकती है, क्योंकि उसके पास समय की कमी है लेकिन पैसे उसके पास है। तो इस प्रकार से समय का प्रतिस्थापन वह धन से करती है। कामकाजी महिला के लिए समय धन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। प्रत्येक साधन का कोई न कोई विकल्प अवश्य होता है। उपलब्ध साधनों का कोई विकल्प अवश्य होता है। उपलब्ध साधनों का उपयोग किस तरह से किया जाना है, किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना है, यह उस परिवार के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाता है। साधन पारस्परिक संबंधित होते हैं। सभी साधन एक दूसरे से पारस्परिक संबंधित होते हैं। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। किसी भी कार्य के संपादन के लिए न केवल एक साधन की जरूरत होती बल्कि कई साधनों की आवश्यकता होती है। साधनों के उपयोग पर प्रबंध प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। सभी साधन सीमित हैं। सीमित साधनों की पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है, परंतु यह तभी संभव है जो योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से कार्य किया जाए, अन्यथा लक्ष्यों की प्राप्ति करना संभव नहीं होता है। प्रबंध प्रक्रिया के सभी सोपानों को क्रियान्वित करना जरूरी होता है, जैसे योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, योजना का नियंत्रण करना, उसका मूल्यांकन करना। तो अगला जो हमारा आता है, इसमें साधनों के उचित प्रयोग से जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है। साधनों के उचित एवं योजनाबद्ध तरीके से अगर हम उसका उपयोग करते हैं सही ढंग से, तो व्यक्ति, परिवार के सदस्यों के रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। साधनों के समुचित प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है तथा जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो जाती है। अक्सर देखा गया कि दो समान आय वाले परिवारों में जिनकी पारिवारिक संरचना भी लगभग एक जैसी है, में जो परिवार विवेकपूर्ण ढंग से बुद्धिमत्तापूर्वक धन से को व्यय करता है, समय का सदुपयोग करता है, उसका तथा उसके परिवार का रहन सहन जीवन स्तर ऊंचा उठ जाता है। वह सीमित आय से भी परिवार के सदस्यों की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर उन्हें संतुष्ट करता है, जबकि एक फूहड़ परिवार अनाप शनाप धन व्यय करने के बावजूद भी परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से साधनों के उचित प्रयोग करके जीवन को ऊंचा उठाया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का। तो आज की क्लास में हमने साधनों के बारे में पढ़ा, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि परिवार में कौन से हमारे पास कौन कौन से साधन होते हैं, मानवीय और अमानवीय साधन होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से आते हैं, वो उनकी बात की। फिर साधनों की विशेषताएं क्या होती हैं, उनके बारे में जाना। इन्हीं साधनों के द्वारा हम अपने लक्ष्यों को प्राप्ति कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।